मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। किस तरह से पिछले समय में अगर ई टेंडरिंग को लेकर बात करें, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसको लेकर तमाम सवाल जवाब होंगे। किसानों को लेकर सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये तमाम खास मुद्दों को लेकर सवाल और जवाब किए जाएंगे। साक्षी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनन्या। और मंच कार्यक्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवेंद्र बबली जी, मंच कार्यक्रम जिस तरह से पूरे हरियाणा के, इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से जमीनी मुद्दे जो हैं उन्हें उठा रहा है, आप पंचायत मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, तो सबसे पहले पंचायत का जो सबसे मुख्य अंश है सरपंच, जिनका मुद्दा ई टेंडरिंग है, जो कि बहुत जोर शोर से इस वक्त पूरे हरियाणा में चल रहा है। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी है, सरकार इसकी बहुत तारीफ कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों की काम नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, लेकिन ये सारी चीजें सरकार सरपंचों को क्यों नहीं समझा पा रही है? क्या कोई मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से सरपंचों का जो एक धड़ है वो इसे अभी भी नहीं मान रहा है? देखिएगा, जो सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली से प्रदेश के अंदर विकास कार्यों के लिए लागू किया जी, इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा अभी सभी सरपंचों को समझ में नहीं आया। आपने देखा होगा जब से पंचायतें बनकर आई, पहले कोविड और फिर कोर्ट में मामला होने की वजह से थोड़ा सा समय पंचायतों का डिले हुआ। उसके बाद डिपार्टमेंट के जरिए काम करवाए जा रहे थे डेवलपमेंट के, और पंचायतें आने के बाद हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल की जनता को बड़ी उम्मीद है थी कि अब काम में तेजी आएगी, सरकार को भी उम्मीद थी। लेकिन जब ई टेंडरिंग के माध्यम से काम की शुरुआत की गई, शुरुआत तो मैं कहूँगा कि मार्च महीने से शुरू हो चुकी थी, पंचायतें नवंबर में आई हैं, दिसंबर में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और इससे आप सब जानते हैं कि टेंडर प्रणाली के माध्यम से पहले जो मैनुअली काम होते थे उसमें अकाउंटेबिलिटी तय होती है जी, और एक काम में समय की पाबंदी भी होती है जी, और उससे जो जवाबदेही है हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ज़्यादा बनती है। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो हमारी चुनी पंचायतें हैं, हमारी जो समितियों के प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, उनके पास रहती है। तो समझाने में ये नहीं कहूँगा कि कामयाब नहीं हुए, समझ में हरियाणा प्रदेश की जनता को भी आया हुआ है। और जो हमारे 80-85 बल्कि मैं कह सकता हूँ 90% सरपंच साहिबान ने भी अपने काम डेवलपमेंट के शुरू कर दिए हैं। हमने ऐसा नहीं, हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, ये कह देना कि उनको समझ में नहीं आया। हाँ, इसमें कुछ अपने किसी के निजी अपने विचार हो सकते हैं, या निजी कोई उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ हो सकता है वो राजनीति के शिकार भी हो सकते हैं जी। लेकिन अब हमारे जो पंचायतें हैं वो करीबन 85 से 90% हमारे पास डेली की रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने प्रस्ताव डाल के अपने गांव में काम करवाने शुरू करवा दी हैं, और गांव के अंदर जो एक विकास हमारी गठबंधन की सरकार देखना चाहती है कि संपूर्ण विकास हो। पहले की सरकारों में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ था, काम हुआ था, लेकिन आपने देखा भी होगा कि बहुत सी शिकायतें करप्शन को लेकर चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ या चुने प्रतिनिधियों के काफी मामले लंबित हैं और उनकी जांच इंक्वायरियां चल रही हैं, उससे भी इसको मैं कह सकता हूँ निजात मिलेगी। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरह से अगर आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो सरकार की एक बड़ी विजन है कहीं ना कहीं गांवों को डेवलप करना, शहरों की तर्ज पर शहरों के बराबर, अर्बन एरिया के बराबर जो रूरल एरिया है उसे लेकर आना। ये स्कीम को लेकर आप कई बार कई मीटिंग्स कर चुके हैं, लेकिन क्या अभी भी दिक्कतें इसमें आ रही हैं, या कितना कामयाब आप इस योजना में हो चुके हैं हरियाणा में? देखिएगा, जब से हरियाणा की स्थापना हुई करीबन 56 साल आप कह सकते हैं, उसके बाद मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकारों ने, पिछली सरकारों ने भी काम किया होगा, लेकिन हम शहरीकरण की बात करते हैं। मूलभूत सुविधाएं, हमारा ग्रामीण अंचल जो हमारा, अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, करीबन 60-70% आबादी गांव देहात में बसती है, और वो मूलभूत सुविधाएं हमें गांव में लेके जानी है, ये हमारी सरकार का ध्येय है। उस पर जो योजनाएं या परियोजनाएं हमने बनाई कि गली नाली से विकास आगे बढ़े, जो शहरी सुविधा है वो गांव तक पहुंचे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं या योजनाएं हमने लागू करवाई। ई लाइब्रेरी को लेकर हमने गांव के अंदर उनकी शुरुआत हो चुकी है। आउटडोर जिम, पहले से व्यायामशालाओं के माध्यम उनके अंदर बनाए जाते व्यायामशालाएं थी, इंडोर जिम है, महिला संस्कृति भवन है, हमारे पार्क की व्यवस्था है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों
माननीय मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में घोषणा की कि गांव की जो फिरनियां हैं उनको प्रॉपरली तरीके से ठीक करके उन पे लाइटिंग और कैमरे का प्रावधान अभी 1000 गांव से हम उसको शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आने वाले समय में हर गांव तक ये सुविधा पहुंचे। एक ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का आपने देखा होगा कि हमारे गांव का जो गंदा पानी है जिसको जोड़ हम बोलते हैं, उससे बहुत से हालात गांव के खराब हुए थे। करीबन हमने टारगेट दिया था 18,000 पाउंडों में से पहले फर्स्ट फेज के अंदर 3500 के आसपास पाउंड को हमने फर्स्ट फेज में लिया और हम उसमें 1650 के ऊपर अब अपने काम लागू करवा चुके हैं और वहाँ काम शुरू हो गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब 9-10 मूलभूत सुविधाएं हैं जो पर्यावरण को बचाना है, पानी को बचाना है, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका हम दोबारा से कैसे यूटिलाइज कर सकें, जो जोड़ों का ओवरफ्लो है, और स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो, हमारे ई लाइब्रेरी बने कि स्कूलिंग के बाद बच्चों को सुविधा मिले, युवाओं के लिए जिम है, पार्क की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं जब हम गांव की तरफ लेकर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गली नाली और चौपाल तक हमने गांव का विकास नहीं रुकने देना, उसे आगे गांव को लेकर जाना है। उस पर हमने प्रयास भी किया है और उसको अब धरातल पर आप देखेंगे उसका एक बदलाव आने वाले समय में आपको गांव के अंदर नजर आएगा। जी बिल्कुल, योजनाएं तो बहुत सारी हैं देवेंद्र बबली जी, लेकिन सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। अभी आपने जितने सारे काम कराए और हो भी रहे होंगे जमीनी स्तर पर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स, लेकिन चाहे आदर्श ग्राम योजना की बात करें, चाहे महाग्राम योजना की बात करें, लेकिन अभी भी गांवों में कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही हैं। जिस तरह से कई बार ये होता है कि विधानसभा में भी इस बार मुद्दा उठा था कि कई बार पाइपलाइंस डालने के लिए सड़कें तो खोद दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस रिपेयर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें कि कई डेवलपमेंट्स तो हो, लेकिन डेवलपमेंट्स की वजह से भी लोगों को दिक्कतें ना हो, क्या इसको लेकर भी कोई प्लान है? देखिए, बिल्कुल सरकार की मंशा है कि डेवलपमेंट हो, समयबद्ध तरीके से, गुणवत्ता के साथ हो। अब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के अंदर हर घर नल और जल की योजना बढ़ाई। हमारा प्रदेश उसमें अव्वल नंबर पर काम कर रहा है, हरियाणा प्रदेश, हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं का दुका किसी अधिकारी की कमी की वजह से अगर काम में गुणवत्ता नहीं है और काम समयबद्ध तरीके से नहीं है, तो ये आज हमारी जो पंचायतें आई हैं, जो सरपंच बन के आए, बार बार हमने अनुरोध किया है, आज हर घर तक नल के माध्यम से जल देना, स्वच्छ जल देना। इस परियोजना के तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारी महाग्राम पंचायत योजना है, उसके अंदर पानी देना और सीवर व्यवस्था दुरुस्त करना, क्योंकि जो हमारे 10,000 से आबादी से अबाव के गांव हैं, वहां पर 10,000 से 15, 20, 25,000 जहां आबादी बहुत ज्यादा हो गई, तो वहां पर जो सारी सुविधा, सीवर व्यवस्था दुरुस्त बना के देना, STP लगाना और पानी की सुविधा देना, स्ट्रीट लाइट लगाना, जो सारी सुविधाएं हैं उस पर काम हम कर रहे हैं। काम में आपकी बात, शिकायतें आती रहती हैं, निरंतर प्रक्रिया है, इसको बेटरमेंट की तरफ हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं सरकार की तरफ से बार बार आपने देखा होगा संज्ञान लिया जाता है, काम को चेक किया जाता है, अगर गुणवत्ता में कहीं कोई कमी आती है उस पर एक्शन भी सरकार के द्वारा कड़े लिए जाते हैं। और आज मैं बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे चुने जो भी प्रतिनिधि हैं, पंचायती राज से जो भी चुनकर आए, हमारी पंचायतें, पंच, सरपंच साहिबान, ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, उन सब की ड्यूटियां बनती हैं, क्योंकि 6200 पंचायतें जी। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ सुथरी है, काम देना है, समयबद्ध तरीके से देना है, गुणवत्ता के साथ देना है। और कहीं ऐसी शिकायतें आती हैं तो उस पर हम कड़ा संज्ञान लेते हैं, लेकिन जब ये आम नागरिक जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर निगरानी कमेटियां, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने मेरे टोहाना हल्के के अंदर हर गांव के अंदर निगरानी कमेटियां बनवाई जी। तो मेरे गांव के अंदर भी हर गांव हमारा नदियों का शहर है, 7 नदियां मेरे शहर से गुजरती है, तो मोस्टली जो नए वाटर वर्क्स बनाने थे या कैपेसिटी बिल्टअप करनी थी, नए टैंक बनाने थे, पाइपलाइन दबने थे, तो निगरानी कमेटियां बनी। शुरुआत में जब शिकायतें आई, मैं गांव गांव जाकर मैंने लोगों को अवेयर किया कि आप जो भी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित गांव में काम होता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे कोई सड़क हमारी मार्केटिंग बोर्ड की है, PWD BNR की है, शिक्षा विभाग से है, हमारे पंचायती राज से है, आदर्श विभाग से है, कोई भी काम अगर किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाता है, निगरानी कमेटी, आम नागरिक को भी पूरा हक है वो निगरानी कमेटी जाके उस काम की जांच करे, गुणवत्ता में कहीं भी उनको कमी नजर आती है, संबंधित वहां जो काम करने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करें, आपको लगता है उससे संबंधित विभाग से बात करें, उसके बाद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप सीधा का सीधा अपने विधायक, अपने जो प्रतिनिधि चुन कराए उनको बताएं और उस काम को दुरुस्त कराने की तरफ अपने जिम्मेवारी निभाएं। और मैंने बदलाव देखा हमारे, मैं अब खुद पिछले दिनों मेरी कंस्टिट्यूंसी में काफी उद्घाटन पे गया, इक्का दुक्का काम को छोड़ के पहले के मुकाबले मैं ये कह सकता हूं कि हमने बेटरमेंट पे काम किया है और क्वालिटी में सुधार आया है। आम जनता को भी इसमें अपनी जिम्मेवारी सरकारों के साथ जुड़ के लेनी होगी।
बिल्कुल सर, आप कहते हैं कि सरकार की मंशा बहुत साफ है और जब से आपने ये विभाग टेक ओवर किया है आप भी इस बारे में मुखर हैं। हमेशा जब भी आप मीडिया में बयान देते हैं आप कहते हैं कि करप्शन की कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हाल ही में कई सारे घोटाले भी जो हैं वो सामने आए हैं, चाहे वो सिरसा की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ जिस पर आपने एक्शन भी लिया, कई लोगों पर इंक्वायरी भी चल रही है, कैथल की बात करें, करनाल की बात करें, हर पंचायतों में कहीं ना कहीं इस तरह के छोटे छोटे जो घोटाले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कितने लोगों पर जो इसकी जिम्मेदारी है वो अब तक तय की गई है और आगे इस वक्त इसमें क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैं पिछली दिसंबर में मुझे हमारे पार्टी की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में लिया और करीबन महीने भर में जब ब्रीफिंग मीटिंगों के बाद मैंने डिपार्टमेंट को समझा जी, और उसके अंदर हमें कैसे इंप्रूव करना है, तो ऑलरेडी पहले से शिकायतें लंबित थी। आपने जैसे सरसा का नाम लिया, पलवल में था, नूह में था, कैथल में था, हिसार में था, बहुत सी शिकायतें जो हमारी पुरानी पंचायतें, हमारे चुने प्रतिनिधि उनके खिलाफ भी थी, अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी थी। उन पर हमारी विजिलेंस विंग थी। हमने विजिलेंस विंग को जो आदेश देकर उसमें जो जो लोग उसमें लिप्त पाए गए, आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा कि उन पर कड़ी कार्रवाई, कानून कार्रवाई, एक प्रक्रिया है। आगे भी अगर कोई इसके अंदर लिप्त पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक ये व्यवस्था परिवर्तन होने लग रहा है। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए था, जो लोगों की जेबों में जाता था, कोठियां गाड़ियां बन जाती थी, अब उस पर हमने प्रतिबंध लगाने का काम किया है। और इसमें हमारे साथ हरियाणा प्रदेश की जनता भी खड़ी हुई है। आज ये सरपंचों का मामला ले लीजिए, आम आदमी से आप अगर फीडबैक लेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आम आदमी सरकार के फैसले के हक में है कि डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ हो। जो पैसा पहले बड़े नेताओं के द्वारा कह दिया जाता था बड़ी स्टेजों से, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी शायद ये स्टेटमेंट दी थी कि हम 1 रुपया भेजते थे और 15 बह जाते हैं, तो किसकी जिम्मेवारी है? हमारे देश के जब पूर्व प्रधानमंत्री ये बात करें, वो सरकारों की जिम्मेवारियां हैं। हम सुनिश्चित करें कि अगर 1 रुपया अगर हमने ऊपर से डेवलपमेंट के लिए भेजा है, वो 1 रुपया गांव के धरातल पर जाके गांव के डेवलपमेंट के लिए लगे और आम आदमी इसमें साथ जुड़े। ये प्रक्रिया हमने शुरुआत की है इसकी। मैं नहीं कहता कि पहले सरकारों ने नहीं की होगी, लेकिन बड़े एक्शन हमने लेने का काम किया और मैं ग्राउंड पे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें सुधार आया है। पिछले 1-1.25 साल मुझे इस जिम्मेवारी को निभाते हुए हो गए। मैं खुद व्यवस्था परिवर्तन में जाकर गांव के अंदर, गांव में अभी भी कल मैं निगरानी कमेटी में नूह में था, वहां भी शिकायतें थी, तो वहां बेटरमेंट की तरफ लोग साथ जुड़े हैं, तो सुधार होगा। जनता को साथ जुड़ना पड़ेगा। जो ये बीच का 85 पैसे का गैप था, जो जिन भी लोगों की जेब में जाता था, ये पैसा जेब में नहीं जाएगा, ये पैसा धरातल पर जाएगा, डेवलपमेंट के लिए लगेगा, गुणवत्ता के साथ लगेगा और समयबद्ध तरीके से लगेगा। जी सर, आपने अभी कहा कि जब आपने इस डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया उससे पहले भी कई शिकायतें यहाँ पर लंबित थी जिन पर आकर आपने एक्शन लिया, लेकिन आपसे पहले यही डिपार्टमेंट सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास था, तो क्या कहीं ना कहीं उनके समय में इस डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ जो इतनी सारी शिकायतें जो थी लंबित पड़ी थी? नहीं, वो पुरानी पंचायतों में थी, पुरानी सरकार थी, आज गठबंधन में सरकार में है। मैं लंबा तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस की सरकार के मैंने कोई रिकॉर्ड चेक कर लिया आपकी, या मैंने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसके रिकॉर्ड चेक किए, या हमने गठबंधन में बनाने के बाद पहले करीबन 2 साल तक दुष्यंत जी के पास भी डिपार्टमेंट रहा। अपनी तरफ से जो भी जिस विभाग के मंत्री रहे उन्होंने भी कार्य किए हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं किए होंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट होने की वजह से हो सकता है उनके पास ज्यादा डिपार्टमेंट थे, इतना समय डिपार्टमेंट में ना वो दे पा रहे हों। लेकिन जब हमारे संज्ञान में मामला आया तो सरकार का ही फैसला है, उसमें दुष्यंत जी भी साथ थे, मुख्यमंत्री जी भी साथ थे, सबने मिलकर ही तो व्यवस्था परिवर्तन का फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो भी पैसा जाए वो जनता की भलाई के लिए लगे और गुणवत्ता के साथ लगे, समयबद्ध तरीके से लगे। जी, कुछ पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं सर। जिस तरह से अब चुनावी मोड में पूरी तरह से हरियाणा आ चुका है, 2024 के इलेक्शंस भी हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सीएम के साथ आपकी नजदीकियों को लेकर जो सुर्खियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि सीएम के साथ जो नजदीकियां हैं वो देवेंद्र बबली जी की बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, अपनी पार्टी से ज्यादा हटकर। तो क्या आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला पार्टी चेंज करने का या बीजेपी ज्वाइन करने का आप ले सकते हैं? देखिएगा, आज हम हरियाणा सरकार को गठबंधन में दोनों पार्टियां मिलकर, दोनों पार्टियों के चुने जो विधायक हैं वो चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और बतौर मंत्री हम सहयोगी के रूप में उनके साथ काम कर रहे हैं। पार्टी के नाते हमारे विधायकों के नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो पार्टी का आदेश होता है, पार्टी की तरफ से बतौर विधायक जो उनकी तरफ से कोई आदेश होता है तो उस पर पूरा अमल लाया जाता है जी। और आज सरकार में एक विधायक की जो मेरी जिम्मेवारी है बतौर विधायक, जनता की टोहाना की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, तो पहली जवाबदेही मेरे टोहाना के लोगों को है। मैं वहां अपना काम बतौर विधायक जब मैं टोहाना जाता हूं के नाते करता हूं। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं कह सकता हूं गठबंधन की सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है। अच्छे फैसले, बड़े फैसले
बिना स्वार्थ के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी कैबिनेट ने लिए। एक सहयोगी के नाते उनके साथ काम करना है और डिपार्टमेंट बड़ा है, जिम्मेवारी भी ज्यादा है। 70% आबादी आज गांव देहात में बसती है। पूरा कहेंगे कि पूरा हमारे यहाँ तो हमारा देश तो देहात में ही बसता है, आत्मा भी देहात में बसती है। तो एक उसमें बार बार मीटिंगें भी होती हैं, उसमें इंप्रूवमेंट भी यूएलबी के देखेंगे आप। सबसे ज्यादा मीटिंग अगर कोई डिपार्टमेंटों की माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो पंचायत राज में हमारी पंचायती राज की होगी और यूएलबी की होगी, क्योंकि वहाँ 30-35% आबादी वहां बसती है। तो नजदीकियां अगर सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला है जी, और हम सब मिलके प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आज हमारी पार्टी के लिए जो जिम्मेवारियां पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं और जहां सरकार में प्रदेश की जनता का जवाब दी है वहां प्रदेश की जनता को लिए हम काम कर रहे हैं मिलके, और जहां हल्की की बात है वहां हल्की के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसको अब आप किस नजरिए से इसको देखते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और पूरा कार्यकाल मजबूती के साथ काम करेंगे, प्रदेश हित के लिए करेंगे, जनहित के लिए करेंगे। आने वाला समय जनता तय करेगी। जी, तो आपका स्टैंड इस पर क्या है? आप जेजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी पर लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं जेजेपी से विधायक बना हूँ, जेजेपी मेरी पार्टी है, जेजेपी में हमारे नेता दुष्यंत हैं, हम मिलके आज सरकार चला रहे हैं। बीजेपी हमारी सहयोगी बड़ी पार्टी है जी, तो वहां हमारी जो जिम्मेवारियां हैं हम उन पर सही तरीके से खड़े हैं और जब पार्टी के लिए हम पार्टी के लिए सही खड़े हैं। 2019 में सर टोहाना से आपने चुनाव लड़ा, आपके ऑपोजिट बीजेपी के सुभाष बराला ने चुनाव लड़ा, आप वहां से जीत कर आए और अब आप उन्हीं की सरकार में मंत्री भी हैं। टोहाना की जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि सुभाष बराला जी हमेशा ये कहते हैं कि टोहाना का विकास तो मैं कर रहा हूं, तो आप कहते हैं कि आप वहां से विधायक चुनकर आए हैं, आप मंत्रिमंडल में भी हैं, तो आखिर टोहाना की जनता को ये क्लियर कर दीजिए कि वहां विकास आखिर कर कौन रहा है? देखिएगा, मेरे टोहाना की जनता बड़ी समझदार जनता है और जब से हरियाणा बना है, मैं एक खास बात आप बता रहा हूँ जी, हरियाणा प्रदेश जहां तक मेरी नॉलेज हो सकता है सही हो कि जो सरकार सेंटर में थी वही सरकार हरियाणा में, चाहे गठबंधन में सरकारें चली, मतलब सेंटर की सरकार के साथ हरियाणा का सहयोग रहा है। और टोहाना की भी एक विधानसभा खासियत है जी, जो विधायक टोहाना से बना है वो सरकार में रहा है। ऐसा नहीं है कि टोहाना के पास कभी जो राजनीतिक ताकत थी उसकी कोई कमी रही हो, नीयत की कमी जरूर थी। हमारे से पहले वहां कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे, लेकिन डेवलपमेंट जिस जो मैं कह सकता हूं मेरे लोगों का हक था उतना हक वहां टोहाना में नहीं पहुंचा जी। तभी तो एक समाज सेवी को उठाकर राजनीति में लोग लेकर आए, उसको चुनाव लड़वाया गया। अब आज हम आपने नाम ले दिया, चलो पिछला चुनाव जब मैं लड़ा मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और करीबन 40,000 वोट लेके एक सम्मानजनक वोट के साथ मैं चुनाव नहीं जीत पाया था। बिल्कुल जी। एक सोशल वर्कर के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन टोहाना की मांग थी, एक दबाव, डर, भय, मैं कह सकता हूँ गुलामी शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि प्रदेश तो 47 देश तो हमारा 47 में आजाद हुआ, लेकिन टोहाना में एक राजनीतिक गुलामी का माहौल वहां लोगों ने बना के रखा हुआ था। उस टोहाना हल्कावासी ने उसको तोड़ने का काम किया जी। आप कितना बड़ा लीड मार्जिन उन्होंने देकर भेजा, किसी विश्वास के साथ मुझे उन्होंने, संवैधानिक राइट है। आज मैं टोहाना की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुनकर मुझे जिम्मेदारी दी है और जो आपने पिछले दिनों देखा होगा 23 जनवरी को एक प्रोग्राम में पिछले लंबे 15 साल के 17 साल से आसपास हो गया, मतलब समारोह के रूप में करता हूं। अब की बार हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पे किया। वहां घोषणाएं हमारी सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। पिछले 1947 से लेके देश की आजादी से लेके हरियाणा बनने से 57 साल के अंदर जो कार्य पिछली सरकारों में या पिछले वहां के चुने जो प्रतिनिधि उनके द्वारा नहीं करवाए गए, वो हमारी जनता के सहयोग से हमने टोहाना के अंदर डेवलपमेंट ले जाने का काम किया। टोहाना की जनता समझदार है, उन्होंने इतना बड़ा लीड मार्जिन देकर एक जिम्मेवारी एक समाज सेवी को, एक जनप्रतिनिधि की दी है। आने वाले समय भी एक अच्छा फैसला टोहाना की जनता लेगी, टोहाना की डेवलपमेंट के लिए लेगी। टोहाना में के अंदर जो एक दबाव, भय, गुंडागर्दी और इस तरह की राजनीति उसके छुटकारा के लिए ले चुकी है। मैं क्या ये कह सकता हूं आपके मंच से, इस मंच से खुले तौर पर कि टोहाना अब आजाद हो चुका है, तो आजाद सोच के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनेगा। और मैं विश्वास करता हूं जिस काम को आज हम टोहाना की डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, आज पूरा टोहाना का मेरे साथ खड़ा है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ आने वाले समय में रहेगा। बिल्कुल सर, चर्चा के अंतिम दौर में हम हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह आपने कहा कि टोहाना की जनता के आप इतने नजदीक हैं और इतने भारी बहुमत से उन्होंने आपको वहां से जिताकर भी भेजा, अगले चुनाव की क्या तैयारी है? क्या आप अपनी दावेदारी टोहाना से ही पेश करेंगे? बिल्कुल, टोहाना में जो जिम्मेवारी
देकर मुझे टोहाना हल्का वासियों ने भेजी है, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। अब उसको हमने कंप्लीट भी करना है। अधूरा काम आज तक मेरे जीवन का संघर्ष या उस परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने कभी भी कोई नहीं छोड़ा। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं, जो जिम्मेवारी और जो विश्वास मेरे हल्के की जनता ने मुझ पर किया था, मैं इस ट्रम में भी, क्योंकि कोविड भी था, जिस गति से हम काम करना चाहते थे, हमने 60 साल वर्षित 60 महीने का एक नारा दिया था कि 60 साल में जो काम नहीं है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन कामों को 60 महीने में करें। लेकिन उसके दौरान भी कोविड और ये आंदोलन की वजह से हमारे, मैं कह सकता हूं कि 24-25 महीने जिस गति से हम काम करना चाहते थे उस गति से नहीं हुआ। और आने वाले समय में इस काम को और गति देने का काम करेंगे। और जो विश्वास मेरे टोहाना का वासियों ने किया है, टोहाना के लिए मैं समर्पित हूं, टोहाना के ही बदलाव के लिए मैं गया था। और जो योजनाएं परियोजनाएं हम चलाई उनको पूरा करेंगे और टोहाना के आशीर्वाद से आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव आपको टोहाना में नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारे साथ इस चर्चा में मंच इंडिया न्यूज हरियाणा पर खास तौर से जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय यहाँ पर आकर निकालने के लिए और सभी तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओवर टू यू अनन्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर देवेंद्र बबली जी, पंचायत